नसाज के जाने के बाद मेरा दिल ही उठ गया। किसी काम में मन नहीं लग रहा था। मेरा बस सारा ध्यान अपने कमरे में पड़ा रहता। नसाज का चेहरा मेरी आंखों के सामने से हटता ही नहीं था। कुछ लोग अपनी तकदीर में सिर्फ दर्द ही लिखवा कर लाते हैं। सुख की स्याही उनकी बारी आने से पहले ही खुश हो जाती है शायद। और फिर वैसे ही एक उदास शाम जब मैं अपने अंधेरे कमरे में बैठा किस्मत की इस हेर फेर को सोच रहा था तो ऐनी आ गई। क्यों सज़ा दे रहे हैं खुद को? हम में से कोई भी नासाज के लिए कुछ नहीं कर सकता था। उसका जाना तय था, सो वो चला गया। मगर हम सब अभी यही हैं, हमारी खातर ही सही, मगर खुद को संभालिए। मैंने अपनी नम आँखें रगड़ी। अगर सब का जाना तय ही है तो फिर हम सब एक साथ ही क्यों नहीं चले जाते? यह बारियाँ क्यों लगा दी गई हैं? ऐनी मेरे करीब बैठ गई। बारियाँ इसलिए लगाई गई हैं कि हम जाने वालों के बाद उनके अपनों का ध्यान रखें। आप शायद भूल रहे हैं, सुंबुल उस्ताद बुने खां की जिम्मेदारी आप पर डाल गए हैं। आपका दोस्त क्या उन्हें यूं ही तनहा छोड़ देंगे? परिजाद क्या सीतम है। हवा के सब रास्ते सब दरवाजे बंद कर देने के बाद ज़िंदगी हमें सांस लेने के लिए भी मजबूर करती है, क्योंकि जीना तो है ना, जीना तो पड़ेगा। मज़ीद सितम सहने के लिए, नए गाँव झेलने के लिए अगले एक हफ्ते में शहर की एक नई बस्ती में उस्ताद बुने खां के लिए एक घर का इंतज़ाम कर दिया गया, जहाँ वो अपनी मौसीकी की एक एकेडमी और क्लासेस भी शुरू कर सकते थे। कमाली ने सारे मामले में बहुत फुर्ती दिखाई और 2 हफ्तों बाद ही म्यूज़िक एकेडमी का इश्तहार भी शहर के बड़े अखबारों के पहले सफ़े पर लग गए। मुझे यकीन था कि अब इन बाप बेटी को अपनी गुजर बसर के लिए किसी के आगे सवाल करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मेरी इस अरसे में खुद से खुद की मुलाकात बहुत कम हो पाती थी, मगर जैसे ज़िंदगी में कुछ ठहराव आया और मैंने जाने कितने दिन बाद आईना देखा तो मुझे एकदम ही डॉक्टर पाल की याद आ गई। मैंने अपनी ईमेल खोली तो डॉक्टर पाल की 3 मेल आ चुकी थी, जिसमें इसने मेरे कराए गए तिबी तजर्बों के बारे में पूछा था। मैंने अगली सुबह ये रिपोर्ट लेकर इसे ईमेल कर दी। कमाली इस अरसे में फिल्म यूनिट से मुसलसल राब्ते में था और वो मुझे वक्तन फ़ोक्तन पेशरफ्त से आगाह करता रहता था। कनाडा में फिल्म बंदी के इंतज़ामात भी वो मुकम्मल कर चुका था। मैंने सोच लिया था कि कनाडा रवानगी से कबल ऐनी से अपने दिल की बात कह दूंगा। मैं इसे कह दूंगा कि अब इस ज़िंदगी के तपते सहरा में तनहा चलते चलते मेरे पाँव इतने उबलापा हो चुके हैं कि खुद मेरे कदमों के छाले मुझे दुहाई देते हैं कि इन्हें अब किसी हम सफ़र के साथ की छाँव दरकार है। मैं इससे पूछूंगा कि क्या वो मेरी उम्र भर की हम सफ़र बनना कबूल करेगी? क्या वो मुझे इस एजाज़ के काबिल समझती है? क्या वो मेरी तमाम ज़िंदगी की महरूमियों ख़त्म करके मुझे अपना सकती है? मैंने रास्ते में गाड़ी रुकवा कर फूल वाले से ऐनी के लिए एक गुलदस्ता बनवाया, लेकिन बहुत देर तक वहाँ खराब फूलों का इंतखाब करता रहा। दुनिया के सारे फूल पंखुड़ियों से जुड़कर बनते हैं, मगर जब खुद किसी पंखुड़ी जैसी को गुलाब पेश करना हो तो कोई चुनाव कैसे करे? हर फूल उसके सामने हिच लगता है, हर रंग उसके आगे फीका पड़ जाता है। मजबूरन मुझे कुछ फीके रंगों वाले कम सूरत गुलाबों पर ही इख्ताफ करना पड़ा। मद्दे मुकाबल जब गुलाब तर हो तो फूलों को भी हार मानना ही पड़ती है। मैं बहुत देर उसके घर के दरवाजे पर खड़े रहकर अपनी उलझती सांसें दुरुस्त करता रहा। ऐसे लग रहा था जैसे हुस्न की अदालत में यह मेरी पहली पेशी है। दूसरी घंटी के जवाब में अंदर से कदमों की आहट उभरी और मैं संभल कर खड़ा हो गया। गुलदस्ते पर मेरी गिरफ्त सख्त होगी और फिर दरवाज़ा खुला तो मेरा हाथ
हवा में ही बुलंद रह गया। अंदर से निकलने वाला नौजवान मेरे लिए कतई अजनबी था। जी फरमाइए, किससे मिलना है आपको? मैं उसे देखता रह गया। लंबा कद, खुलती रंगत, बिखरे बिखरे से बाल, गहरी स्याह आंखों में अजीब सी कशिश, अमेज चमक, वो मर्दाना वजाहत का पेकर था। खूबरू, बाइतमाद और मगरूर सा वो लड़का मुझे हैरत से देख रहा था। मेरा गुलदस्ते वाला हाथ मैकेनिकी तौर पर खुद ब खुद पीछे छुप गया। मैंने गड़बड़ा कर उससे पूछा, तुम कौन हो? वो लड़का हंस पड़ा। लो, वो भी हमसे पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। जनाब, हम अपना तारफ खुद आप हैं, डॉक्टर अदनान कहते हैं। मुझे ये मेरी खाला का घर है और मैं आज ही यहाँ नाज़िल हुआ हूँ। अब आप बताएं कि आप कौन है? मैंने अपने डोलते दिल को संभाला। मैं इन्हीं का दोस्त हूँ, परिजाद नाम है मेरा। अदनान ने गौर से मुझे दोबारा देखा और पहला लफ्ज़ को काफ़ी लंबा करता हुआ बोला, अच्छा तो आप हैं परिजाद, ग्रेट। सर खा लिया है उस पागल लड़की ने सुबह से मेरा आपका जिक्र कर करके। सच बताऊं तो मैं आपसे जेलस हो रहा था। मैंने घबरा कर उसकी तरफ देखा। वो ज़ोर से हंस पड़ा। बुरा मत मानिएगा, मजाक की आदत है मेरी। अंदर आइए ना। बाहर क्यों खड़े हैं? खाला और ऐनी अंदर ही हैं। मैं चुपचाप इस खलंडरे से लड़के के पीछे अंदर दाखिल हो गया। मेरे हाथों में पकड़ा हुआ गुलदस्ता न जाने कब मेरे हाथ से कमरे के गुलदान में मुंतकिल हो गया। कुछ देर बाद ऐनी भी आई। वो बहुत खुश नज़र आ रही थी। अरे आप आगे परिजाद, देखिए कौन आया है। मेरे बचपन का साथी, मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त, मेरा कज़न अदनान। सच बताइए, इस नलायक को देखकर ज़रा भी नहीं लगता होना कि ये डॉक्टर होगा। हरकतें तो अभी तक वही गली के आवारा लड़कों जैसी हैं इसकी। अदनान ने जोरदार कहकर लगाया, तो गली का लड़का ही तो हूँ, तुम्हारी गली का एक आवारा जो घंटों दोपहर में तुम्हारी कॉलेज से वापसी का इंतज़ार किया करता था, याद है ना? वो दोनों ज़ोर से हंस पड़े। जाने क्यों ठीक से इसी लम्हे मैंने खुद को हाँ से बेहद अजनबी सा महसूस किया। कल तक यही दरो दीवार मुझे कितना मनूस करते, मेहरबान सा महसूस होते थे, और आज एक अजनबी के आ जाने से मैं खुद बेगाना सा हो रहा था। ऐनी ने मुझे बताया कि अदनान ने तिब की तालीम के बाद आँखों की फील्ड में स्पेशलाइज किया है और अब इसकी पोस्टिंग इसी शहर में हो चुकी है। अदनान की बातों से मैंने महसूस किया कि वो खुद भी पूरी तंदही से ऐनी की आंखों के इलाज की कोई सूरत निकालने में जुटा हुआ है। अदनान और ऐनी एक दूसरे से बहुत बेतकल्लफ महसूस होते थे और दोनों एक दूसरे पर परवाह करने का कोई मौका जाने नहीं दे रहे थे। जब तक ऐनी की माँ रात के खाने के इंतज़ाम के लिए बरची खाने में मसरूफ़ रही, दोनों बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। ऐनी ने अदनान को टोका, बस बस रहने दो, ये ताबेदारी की बातें। खूब जानती हूँ मैं कि जनाब करी दोपहरों में किसके लिए धूप छाटा करते थे। क्या नाम था उसकी? एनकी का? हाँ, निगत। और वो दूसरी फीनी, महवश। और वो तीसरी? अदनान ने जल्दी से उसे रोका। ओहो, बस भी करो, वो बचपन था मेरा, और ऐसी दो चार मशूका नमा दोस्तियाँ तो सभी करते हैं। लड़कपन में क्यों परिजाद साहब, ठीक कह रहा हूँ ना? आपने भी की होंगी, कुछ ख्वाब तो पाले होंगे उस उम्र में आपने भी। मैंने गौर से अदनान की तरफ देखा। नहीं डॉक्टर साहब, ख्वाब पालने के लिए नींद के कुछ खूबसूरत पालने भी ज़रूरी होते हैं। मैंने तो आज तक नींद का वो पालना ही ढूंढ रहा हूँ। नींद आ जाए तो शायद कभी ख्वाब भी पाल सकूँ। अदनान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। वाह, मेरी प्यारी कज़न,
यूं ही आपकी इतनी तारीफ करते नहीं थकती। बड़ी गहरी बात कह दी आपने। मैं उठ खड़ा हुआ। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वो दोनों बुखलास से गए। एनी जल्दी से बोली, अरे आप कहाँ चल दिए? अम्मी ने खाना लगा दिया है, और आपने तो आने से पहले फ़ोन पर मुझे कहा था कि आपको मुझसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी है, बताइए ना। अदनान ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैंने जल्दी से बात बनाई, अरे हाँ याद आया, फ़िल्म का यूनिट कनाडा जा रहा है, शायद मैं भी जाऊँ, सोचा तुमसे भी पूछ लूँ। एनी खुशी से चलाई, वाह ज़बरदस्त, काश मैं भी साथ चल सकती, मगर अब ये साहब जो तशरीफ़ ले आए हैं, मेरे दुश्मने जानना ये मुझे कहाँ जाने देंगे अब। मैंने चौंका एनी की तरफ देखा। क्यों? अदनान ने जल्दी से दखल दिया, फरीदा साहब आप ही समझाइए इस लड़की को। मैंने अमेरिका के बहुत बड़े तिब्बी अदारे से एनी की आंखों के मैचिंग लेंस की बात की है। वो लोग 90% पर उम्मीद है कि वो ये ऑपरेशन कर सकते हैं, और इन्हें मशाबत वाला करीना भी मिल जाएगा, क्योंकि आज कल बाहर के मुल्कों में सजाए मौत के कैदी या बिस्तर मर्ग पर परे परे हुए मरीज़ अमूमन अपने अज़ा मरते वक्त दान कर जाते हैं, या अपनी बीवी बच्चों की आइंदा कफालत के लिए बड़ी रकम के एवज बेच देते हैं। मैंने इन्हीं की मैचिंग लेंस के लिए ऐसे कई अदारों में रजिस्ट्रेशन करवा रखी है, और वो लोग करीना मिलते ही हमें तलाक कर देंगे। मैं नहीं चाहता कि ऐसे वक्त में एनी की गैर मौजूदगी की वजह से हमें देर हो जाए। एनी ने हतमी लहजे में कहा, ख्वाब देखना छोड़ दो माई डॉक्टर कज़न। डॉक्टर अदनान, पहले तो यहाँ से अमेरिका जाने के लिए ही लाखों रुपए चाहिए होंगे, और फिर डोनेशन और ऑपरेशन का खर्चा अलग, कहाँ से आएंगे इतने रुपए? और तुम ये भी अच्छी तरह जानते हो कि मैं सिर्फ अपनी जमा की हुई रकम से ही अपना ऑपरेशन कराऊंगी, और हम दोनों ये बात बहुत पहले तय कर चुके हैं। सोमवार बहस ओके। वो दोनों बच्चों की तरह बहस करते रहे। मैंने एनी से इजाज़त चाही और बारीक कदमों से वहाँ से उठ आया। सारे रास्ते इन दोनों की नोक झोंक मेरे कानों में गूंजती रही। अदनान को एनी से बेतकल्लफ होते देखकर एक अजीब सी बेचैनी मेरे रगों में फैलती जा रही थी, मगर खुद एनी भी तो इसके साथ इतनी ही बेतकल्फी से पेश आ रही थी। जिन्हें हम चाहते हैं वो किसी और से बेतकल्लफ होकर बात करें तो हमारे खून की गर्दिशें क्यों थमने लगती हैं? कांटों जैसी चुभन और कष्ट हमारे वजूद को क्यों छलनी करने लगती है? क्या इसी को रुकावट कहते हैं? सारी रात मैं अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। यह रुकावट तो मेरे मोहब्बत से भी ज़्यादा जानलेवा हाजिर रही। अगले चंद रोज़ टेलीफोन की हर घंटी पर मैं चौंक जाता, मगर एनी तो जैसे अदनान के आने के बाद बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो गई थी। मुझे चिड़चिड़ाहट सी होने लगी और मेरा अमलिया इसका निशाना बनने लगा। कमाली ने यह बात नोट कर ली और तीसरे दिन डरते डरते पूछा ही लिया कि क्या मुझे कोई परेशानी है। मुझे क्या बताता, मुझे तो खुद पता नहीं था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। मगर चौथे रोज़ पीए ने जब मुझे इतला दी कि मिस कुर्तलैन मुझसे मिलने आई है, तो एक लम्हा हमें सारी बेचैनियाँ, सारी बेताबियाँ जाने कहाँ हवा हो गई, और मैं बेताबी से मुलाकाती कमरे में की तरफ लपका, मगर वो तनहा नहीं थी, अदनान भी उसके साथ था। मेरी आहट सुनते ही वो नाराज़गी से बोली, कहाँ गायब हैं आप 3 दिन से? ना कोई फ़ोन, ना कोई खैर खबर। मैं आपसे सख्त नाराज़ हूँ, जान लें अच्छी तरह। मैंने मसरूफियात का बहाना किया, मगर वो रूठ ही रही। अदनान ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा। बड़ी ज़िद्द है, बड़ी ज़िद्दी है ये बचपन से सर, मुझसे पूछिए। मैंने गहरी नज़रों से उस हुस्न नाराज़ को देखा। सफ़ेद लिबास, स्याह दुपट्टे में वो नूर का एक हाला लग रही थी। चलो कुछ जुर्माना तय कर दो मेरी गैर हाजिरी का।
आखिरकार बात यूँ बनी कि मुझे इन दोनों को रात के खाने पर शहर के एक मशहूर ओपन एयर रेस्टोरेंट में मदऊ करना पड़ा। अदनान ने जाते वक्त एनी के कमरे से निकलते ही जल्दी से मुझे बताया कि एनी के लिए मैचिंग लेंस का इंतज़ाम हो गया है, मगर एनी जाने के लिए तैयार नहीं है। अदनान ने दबे लफ्ज़ों में मुझसे रात को एनी को मनाने की दरख्वास्त की। वो अपना आबाई घर बेचकर एनी का इलाज करवाना चाहता था। इनके जाने के बाद फिर वही हजार खदशे, हजार वसवसे। मुझे यूं लग रहा था जैसे मेरी मोहब्बत रेत के ज़रों की तरह मेरी मुट्ठी से निकलती जा रही है। रात को रेस्टोरेंट की टेबल पर वो दोनों मुझसे पहले मौजूद थे। कितने मुकम्मल लगते थे वो दोनों एक दूसरे के साथ, जैसे दोनों हंसों का जोड़ा हो। कोई हम तीनों को वहाँ एक साथ बैठे देखता तो उसे मेरा वजूद ही इजाफी लगता। अदनान की कोई कार आई तो उठकर ज़रा फासले पर चला गया। एनी ने मेरी खामोशी महसूस कर ली। आप इतने चुपचाप से क्यों हैं परिजार? आज दिन को भी मैंने महसूस किया था कि आप गुमसुम हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम अदनान की बात मान क्यों नहीं लेती? वो तुम्हारे ही भले की बात कर रहा है। एनी लंबी आह भरी। अच्छा, तो डॉक्टर साहब का जादू आप पर भी चल गया? मैंने धीरे से कहा, हाँ, वो है ही ऐसा जादूगर। आजकल चारों तरफ मुझे इसी का सहर महसूस होता है। एनी हंस दी। हाँ, ठीक कहा आपने। पता है परिजाद, मैंने 7 साल की उम्र के बाद अदनान को नहीं देखा। जाने अब कैसा दिखता होगा। पहले तो हर वक्त मिट्टी में टार रहता था। बड़ी मार पड़ती थी इसे खाला से। आपको एक बात बताऊं परिजाद, मेरी ज़िंदगी की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि जब मेरी बिनाई वापस आए मैं सबसे पहले अदनान को ही देखना चाहती थी। हाँ, मगर अब इस फहरिस्त में एक और हस्ती भी शामिल हो चुकी है और वो आप हैं परिजाद। मैं अदनान के साथ आपको पहली ही नज़र में देखना चाहती हूँ। मेरा दिल चाहा कि इससे कहूँ कि कहाँ हीरे और कोयले की एक ही फहरिस्त में दर्ज कर रही हैं। देखिए, जाने के काबिल सिर्फ अदनान है। इतने में अदनान भी वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया। जी परिजाद साहब, कुछ आया इस पगली की अक्ल में या नहीं? इसे समझाइए कि अपनों के खलूस को यूं ठकराया नहीं करते। एनी ने एहतजाज किया। ऐसी बात नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? तुम्हारे पास तुम्हारे आबाई घर के अलावा और है ही क्या? और फिर हम दोनों के बचपन की और खाला की कितनी यादें वाबस्ता हैं इस घर से। मेरी नज़र में वो सब यादें मेरी बिनाई से बहुत ज़्यादा अहम है। बस हो गया फैसला, तुम वो घर कभी नहीं बेचोगे, और अगर कभी तुमने ऐसा किया तो सारी ज़िंदगी मुझसे बात मत करना। अदनान ने बेचारगी से मेरी तरफ देखा। मैंने दखल अंदाजी की। तुम दोनों ख्वाह मख्वाह जग रहे हो एनी, पर मेरी दोस्ती के भी कुछ कर्ज बाकी हैं, और मैं इसी दोस्ती और रिश्ते के हक़ से आज यहाँ यही कहने आया हूँ कि एनी के इलाज का तमाम खर्चा मैं बर्दाश्त करूँगा। क्या मेरा इतना भी हक़ नहीं है? नहीं परिजाद, ऐसा मत कहिए। मैं आपसे रकम नहीं लूँगी। मैंने ज़िंदगी भर एक यही खुदारी का भरम ही तो कमाया है कि आप दोनों मुझसे मेरी उम्र भर की यह वाहद कमाई भी छीन लेना चाहते हैं। क्या फ़ायदा है ऐसी बनाई का, जिसके मिलने के बाद भी मेरी नज़र तमाम उम्र झुकी रहे। प्लीज़ आप ऐसा ना करें। मैंने एक गहरी सांस ली। ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्ज़ी है तो यूं ही सही, मगर फिर तुम्हें मेरी एक बात मानना होगी। मैं उम्र भर तुम्हारी खुदारी का ये भरम कायम देखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारा इलाज भी इसी कदर ज़रूरी है। लिहाजा मैंने ये फ़ैसला किया है कि फ़िलहाल अदनान का आबाई घर मैं ख़रीद लूँगा। मकान की रकम से अदनान तुम्हारा इलाज मुकम्मल करवाएगा, लेकिन तुम दोनों के बचपन की यादों का मस्कन वो घर मेरे पास अदनान की मानत के तौर पर रहेगा। अदनान जब भी रकम जमा करा लेगा मुझे अपना मकान वापस ले सकता है। एनी ने बेचैनी से पहलू बदला, लेकिन अगर कोई मगर लेकर नहीं सुनूंगा। मैं बस तय हो गया।
तुम लोग जाने की तैयारी करो। आजकल वैसे भी अच्छे डॉक्टरों का काल पड़ रहा है। मुझे यकीन है अदनान कुछ बरस में ही अपना मकान वापस हासिल कर लेगा। अदनान ने खुशी से हाथ पर हाथ मारा। ये हुई ना बात, मुझे यकीन था इस मसले का आप ही कोई हल निकालेंगे। आप वाकई कमाल हैं परिजात साहब। उस वक्त तो आईनी खामोश रही, लेकिन रात के उसका नंबर मेरे मोबाइल पर जगमगाने लगा। परिजात, मैं आपके फ़ैसले से मुतमिन नहीं हूँ। मैं जानती हूँ आप मेरी खातिर ये सब कुछ कर रही हैं। मैंने बात मजाक में टाली। नहीं बेवकूफ़ लड़की, तुम्हें नहीं पता कि प्रॉपर्टी की कीमतें आजकल आसमान से बातें कर रही हैं। अदनान का घर लेकर मैंने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। देख लेना, अदनान रकम चुका ना सका तो 10 गुना ज़्यादा कीमत पर बेच दूंगा। तुमने परिजात को बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? वो हंस पड़ी। आप हमेशा घाटे के सौदे ही करते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन आपको मेरी शर्त याद है ना? जब कभी मैं दुनिया दोबारा देखूं तो मेरी पहली नज़र के फ्रेम में आपको ज़रूर मौजूद रहना होगा। बोलिए, कबूल है तो ठीक, वरना भी मना करती हूँ अदनान को कि घर के कागजात ना बनवाएं आपके लिए। मैंने जल्दी से हामी भर ली। ठीक है ज़िद्दी लड़की, मगर देखो अब मज़ीद कोई बहाना मत करना। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैंने ऐनी को तसल्ली दी, मगर खुद मेरा चैन और सुकून हमेशा के लिए हवा हो गया। सारी रात मैं यही सोच सोच कर लॉन में टहलता रहा कि आंखें मिल जाने के बाद ऐनी जब मुझे देखेगी इसका रद्द अमल क्या होगा। सुबह सवेरे अदनान अपने घर के कागजात बनवा के ले आया। मैंने रकम का चेक अदनान के हवाले किया तो खुशी से इसके हाथ लर्ज रहे थे। अदनान उठकर जाने लगा तो मैंने उसे आवाज़ देकर रोक लिया। सुनो अदनान। वो पलटा तो मैंने उसके घर के कागजात उसी के हाथ में थमा दिए। यह घर तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। मैंने सिर्फ ऐनी को मनाने के लिए घर खरीदने का ड्रामा किया था। ऐनी की आंखें वापस आ जाएं, उससे ज़्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। अलबत्ता ये मकान वाला राज ऐनी के लिए हमेशा राज ही रहेगा। अदनान की आंखें नम होने लगी। मैं आपसे वादा करता हूँ परिजात साहब, मैं दिन रात मेहनत करके आपकी एक एक पाई वापस कर दूंगा। यकीन जानिए ये रकम मुझ पर हमेशा कर्ज रहेगी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। हमारा भी इस लड़की पर कुछ हक है डॉक्टर साहब, कुछ कर्ज हम पर भी वाजिब हैं अभी। अदनान जाते जाते एक बार फिर पलटा। आपको मैं हर लम्हे की खबर देता रहूँगा। आप अगले हफ्ते ही यहाँ से रवाना हो जाएंगे। मगर ऐनी की आंखों की पट्टी खुलने से पहले आपको भी अमेरिका पहुंचना होगा, वरना वो ज़िद्दी लड़की ऑपरेशन ही नहीं करवाएगी। बहुत मान देती है वो आपको। उसने ऑपरेशन के लिए यहाँ भी सिर्फ आपके कहने पर की है। मैंने अदनान की आंखों में तारे से जगमगाते देखे और ये तारे भी मुझे हर बार उसकी आंखों में तब दिखाई देते थे जब वो ऐनी का जिक्र करता था। आप जानते हैं परिजात साहब, मैंने फ़ैसला किया है कि जिस दिन ऐनी पहली बार ये रंगीन दुनिया देखेगी उसी दिन मैं उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर दूंगा। जाने कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ मैं। मेरे सर पर जैसे सारी इमारत दर्द से गिर गई। मैंने घबरा कर उसे देखा। क्या? मेरा मतलब है कि ऐनी को भी इस बात की खबर है? अदनान ने ख्वाबों की बस्ती से जवाब दिया। हाँ, वो भी जानती है कि मैं हमेशा से उसे अपनी हम सफ़र बनाना चाहता हूँ, मगर वो ये नहीं जानती कि मैं किस दिन ये प्रपोज़ल उसके सामने रखूँगा। मेरी महरूमा माँ और मेरी खाला की भी हमेशा से यही ख्वाहिश थी। बस अब वो दिन करीब है। चलता हूँ, बहुत से काम अधूरे पड़े हैं। अदनान पलट कर चला गया। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं वही कुर्सी पर ही डेढ़ हो गया। कुछ देर में कमाली किसी काम से अंदर आया तो मेरी हालत देखकर घबरा गया। आप ठीक तो हैं सर? मैं उठ खड़ा हुआ। कमाली, मैं घर वापस जा रहा हूँ कमाली, मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं दरवाजे तक पहुँचकर रुक गया। कमाली अभी तक गुमसुम खड़ा था। कमाली, तुमने कहा था कि कभी तुमने
बहुत टूट कर किसी से मोहब्बत की थी, तो क्या उस मोहब्बत का कोई रकीब भी था? नहीं डरता मैं कांटों से, मगर फूलों से डरता हूँ। चुभन जो दे जाए दिल को, मैं उन बातों से डरता हूँ। ना का मैं नहीं कायल, मोहब्बत है मुझे सबसे। जो दिल में बुग़्ज़ रखते हों, मैं उन अपनों से डरता हूँ। मुझे तो नींद भी अच्छी नहीं लगती हकीकत में, दिखाए ख्वाब जो झूठे, मैं इन नींदों से डरता हूँ। मुझे एहसास है सबका मैं सबके काम आता हूँ। मुझे एहसास है सबका मैं सबके काम आता हूँ। मगर जो कीना रखते हैं, मैं उन रिश्तों से डरता हूँ। मैं बंदा हूँ अल्लाह का, और अल्लाह का खौफ है मुझको। जो डरते ही नहीं रब से, मैं उन बंदों से डरता हूँ। तुमसे बहुत कुछ कहना है मगर कभी तुम नहीं मिलते, कभी अल्फाज नहीं मिलते। एक नई दुनिया बसाना चाहते हैं मगर कभी नींद नहीं आती, कभी ख्वाब नहीं मिलते। ये दूरियां तो मिटा दूं मैं एक पल में मगर कभी कदम नहीं चलते, तो कभी रास्ते नहीं मिलते। बहुत गहरी थी रात लेकिन हम सोए नहीं। दर्द भी बहुत था दिल में मगर हम रोए नहीं। कोई नहीं हमारा जो पूछे हमसे भी, जाग रहे हो किस लिए और किस लिए सोए नहीं। वो सुनता तो मैं कहता मुझे कुछ और कहना था। वो पल भर को रुक जाता, मुझे कुछ और कहना था। कमाई जिंदगी भर की उसी के नाम तो कर दी। मुझे कुछ और करना था, मुझे कुछ और कहना था। कहाँ उसने न सुनी मेरी, सुनी भी अनसुनी कर दी। उसे मालूम था इतना, मुझे कुछ और कहना था। मेरे दिल में जो डर आया, कोई मुझ में भी डर आया। वही एक राब्ता टूटा, मुझे कुछ और कहना था। रवां था प्यार नस नस में, बहुत कुर्बत थी आपस में। रवां था प्यार नस नस में, बहुत कुर्बत थी आपस में। उसे कुछ और सुनना था, मुझे कुछ और कहना था। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना। गलत फहमी ने बातों को बढ़ा डाला यूं ही वरना। कहा कुछ था वो कुछ समझे, मुझे कुछ और कहना था। मैं भूल जाऊं तुझे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। मैं भूल जाऊं तुझे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तेरे सिवा मेरे दिल में कोई बसा ही नहीं। मिले थे राह में यूं तो हजार चेहरे, मेरी निगाह में लेकिन कोई जचा ही नहीं। जो तुमने तोड़ दिया तो करूं क्या इसका गिला। सुकून दिल को मेरे तो कभी मिला ही नहीं। तमाम उम्र कटी इंतजार में उसके, तमाम उम्र कटी इंतजार में उसके। वो जिसने प्यार कभी मुझसे तो किया ही नहीं। यही था अपना इरादा, तेरा तकाजा भी। बेशर के तुझसे कुछ सांस न जिया ही नहीं। तुझसे इश्क हो गया अब खसारा कैसा। दरिया इश्क में जो उतर गए अब किनारा कैसा। एक बार तेरे होगे तो बस होगे, रोज करना नया इस्तिखारा कैसा। आ गए चल के हवाएं तेरे दीवाने तक। अब यही लेके चलेंगी उसे मैं खाने तक।
کوئی چھیڑے نہ مجھے عہد بہار آنے تک، کوئی چھیڑے نہ مجھے عہد بہار آنے تک، میں پہنچ جاؤں گا خود جوم کے میخانے تک، آ کے خود رقص کیا کرتا ہے جل جانے تک، شمع سوزاں کبھی جاتی نہیں پروانے تک، آنا جانا تو ہے باز میرے کاشانے تک، آنا جانا تو ہے باز میرے کاشانے تک، ایک دن آپ چلے آؤ گے میخانے تک، اب نکاحت کا یہ عالم ہے کہ اٹھتے نہیں ہاتھ، اب نکاحت کا یہ عالم ہے کہ اٹھتے نہیں ہاتھ، صرف نظریں ہی پہنچ سکتی ہیں پیمانے تک، اس کرے وقت میں احباب نہ کام آئیں گے، اس کرے وقت میں احباب نہ کام آئیں گے، تشنگی دے گی سہارا مجھے میخانے تک، دھیان زاہد کا خدا تک کسی صورت نہ گیا، دھیان زاہد کا خدا تک کسی صورت نہ گیا، دسترس تھی اسے تسبیح کے ہر دانے تک، تجھ کو بھولے سے بھی میں بھول سکوں ناممکن، تجھ کو بھولے سے بھی میں بھول سکوں ناممکن، یہ تعلق تو رہے گا میرے مر جانے تک، راہ دشوار نہیں سنگ نہیں کھار نہیں، مطمئن ہو کہ وہ آئے میرے کاشانے تک، تم تو اپنے تھے نہ تھی تم سے یہ امید ہمیں، تم تو اپنے تھے نہ تھی تم سے یہ امید ہمیں، کوئی مرتا ہو تو آ جاتے ہیں بیگانے تک، آج کل بے خودی شوق کا عالم ہے عجیب، کہیں میں آپ نہ کھو جاؤں تجھے پانے تک، موت بر حق ہے مگر آخری خواہش یہ ہے، موت بر حق ہے مگر آخری خواہش یہ ہے، سانس چلتی رہے میری تیرے آ جانے تک، بات کرنی ہے نکیرین سے تنہا سب کو، بات کرنی ہے نکیرین سے تنہا سب کو، ساتھ رہتے ہیں یہ احباب تو دفنانے تک، قدم اٹھتے نہیں اب ضعف کا عالم ہے نصیر، قدم اٹھتے نہیں اب ضعف کا عالم ہے نصیر، کوئی لے جائے مجھے تھام کے میخانے تک، آنکھوں میں رہا دل میں اتر کر نہیں دیکھا، کشتی کے مسافر نے سمندر نہیں دیکھا، بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، بے وقت اگر جاؤں گا سب چونک پڑیں گے، ایک عمر ہوئی دن میں کبھی گھر نہیں دیکھا، جس دن سے چلا ہوں میری منزل پہ نظر ہے، آنکھوں نے کبھی میل کا پتھر نہیں دیکھا، یہ پھول مجھے کوئی وراثت میں ملے ہیں، تم نے میرا کانٹوں بھرا بستر نہیں دیکھا، یاروں کی محبت کا یقین کر لیا میں نے، پھولوں میں چھپا ہوا خنجر نہیں دیکھا، محبوب کا گھر ہو کہ بزرگوں کی زمینیں، جو چھوڑ دیا پھر اسے مڑ کر نہیں دیکھا، خط ایسا لکھا ہے کہ نگینے سے جڑے ہیں وہ ہاتھ کے جس نے کوئی زیور نہیں دیکھا، پتھر مجھے کہتا ہے میرا چاہنے والا، میں موم ہوں اس نے مجھے چھو کر نہیں دیکھا، نہیں ڈرتا میں کانٹوں سے مگر پھولوں سے ڈرتا ہوں، چبھن جو دے جائے دل کو میں ان باتوں سے ڈرتا ہوں، نا کا میں نہیں قائل محبت ہے مجھے سب سے، جو دل میں بغض رکھتے ہوں میں ان اپنوں سے ڈرتا ہوں، مجھے تو نیند بھی اچھی نہیں لگتی حقیقت میں، دکھائے خواب جو جھوٹے میں ان نیندوں سے ڈرتا ہوں، مجھے احساس ہے سب کا میں سب کے کام آتا ہوں،
مجھے احساس ہے سب کا میں سب کے کام آتا ہوں، مگر جو کینہ رکھتے ہیں میں ان رشتوں سے ڈرتا ہوں۔ میں بندہ ہوں اللہ کا اور اللہ کا خوف ہے مجھ کو۔ جو ڈرتے ہی نہیں رب سے میں ان بندوں سے ڈرتا ہوں۔